हेलो। आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। गुज़िश्ता क्लासेस में जिन मुसन्निफ़ीन के बारे में पढ़े थे, उसके आगे जो बाकी मुसन्निफ़ीन हैं उनके मुताल्लिक जो चीज़ें हैं उसको गुफ्तगू करेंगे। जो भी कंटेंट है, जो भी निकात दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, उसके हवाले से ये पूरा कंटेंट तैयार किया गया है। इंशाल्लाह तरतीबवार आपके सामने पेश होगा। देखिए, आज जिस शायर के बारे में पढ़ेंगे वो नज़्म गो जो शुअरा है उसकी किस चल रही है, ये अगली वीडियो आपके सामने पेश है। तो जो शायर हैं वो हैं इस्माइल मेरठी। देखिए, इस्माइल मेरठी 1844 में इनकी पैदाइश हुई थी, मेरठ में पैदाइश हुई थी, ठीक। और 1917 में इनकी वफ़ात हुई थी। अगला पॉइंट देखिए, मोहम्मद इस्माइल नाम था इनका, इस्माइल तखल्लुस था, ठीक। देखिए, तखल्लुस के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग से जो आपका नाम है, अलग से आप एक नाम लेकर आए तभी आपका तखल्लुस माना जाएगा। आप अपने नाम के हिस्से में से ही कोई एक नाम आप चूज़ कर लिए जो शेर के अशार आखिर के होते हैं, जो पूरी गज़ल है या नज़्म है उसमें आखिर के जो अशार में आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो तखल्लुस में आ जाता है। देखिए, इस्माइल मेरठ में पैदा हुए थे। इस्माइल मेरठी क्या है, मेरठ में पैदा हुए थे। अगला पॉइंट देखिए, उस दौर के मुताबिक, जिस दौर में इस्माइल मेरठी ज़िंदा थे या पैदाइश हुई थी इनकी, के मुताबिक इस्माइल ने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। कि उस दौर में एक रिवाज था, एक आम चलन था कि जो भी लोग होते थे वो क्या है, घर पे ही तालीम हासिल करते थे। अब मदारिस का, स्कूल्स का और कॉलेजेस का इतना ज़्यादा आम हो चुका है कि लोग घर पे अब तालीम हासिल नहीं करते हैं, और घर के लोग भी इतने तालीम याफ्ता नहीं होते हैं। पहले क्या है कि वालिदैन पढ़े लिखे होते थे तो घर पे तालीम दी जाती थी उनको, घर पे ही बड़े बुज़ुर्ग हैं या ख़ानदान के जो लोग होते थे वो पढ़ाया करते थे अपने बच्चों को घर पे ही रख कर, और एक पड़ोस के लोग भी आकर वहाँ पे पढ़ा करते थे। अब मदारिस खुल गए, स्कूल्स खुल गए तो बच्चे जाते वहाँ पर पढ़ कर आते हैं, ठीक। अब अगला पॉइंट देखिए कि इस्माइल मेरठ के एक आलिम रहीम बेग से फ़ारसी ज़बान की आला तालीम हासिल की। तो आला तालीम वो भी फ़ारसी ज़बान की किससे हासिल की, मेरठ के एक आलिम थे रहीम बेग से इन्होंने हासिल की। अंग्रेज़ी ज़बान में भी महारत हासिल करके इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया। इस्माइल मेरठी क्या है, फ़ारसी ज़बान रहीम बेग से सीखे और अंग्रेज़ी ज़बान में भी इन्होंने महारत हासिल की, बहुत इनको मालूमात थी। तो इन्होंने क्या किया, फिर इंजीनियरिंग का कोर्स इन्होंने पास किया, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, कौम के बच्चों की तालीम में दिलचस्पी की वजह से, जो कौम के बच्चे थे, ठीक है, उनकी तालीम में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने मुअल्लिमी का पेशा अख्तियार किया। इनको शौक़ था कि जो बच्चे हैं, जो आने वाली नस्ल है, उनके लिए एक ऐसी चीज़ मुहैया कराई जाए जिसके ज़रिए क्या है कि ये मुल्क के मेमार बने, मुल्क को बनाने वाले बने, मुल्क को बेहतर तरीके से सजाने वाले बने। तो उन्होंने क्या किया, मुअल्लिमी का पेशा इख्तियार किया। मुअल्लिम मतलब उस्ताद, ठीक है। अपने अहद के अहम शायरों में मसलन हाली और शिबली की तरह मौलवी इस्माइल मेरठी ने भी अपनी शायरी को बड़े और बच्चों दोनों के लिए तालीम और तरबियत का ज़रिया बनाया और दरसी किताबें भी लिखी। कि देखिए, इस्माइल मेरठी के साथ साथ हाली और शिबली को पढ़ेंगे तो हाली की बहुत सी ऐसी नज़में हैं जो गुज़िश्ता क्लास में मैंने अभी आपको बताया भी है, गुज़िश्ता वीडियो में, कि हाली की बहुत सी ऐसी नज़में हैं कि जो कि बच्चों के लिए लिखी गई है, और शिबली की भी। तो इसी तरह ये जो शुअराए कराम थे, इसलिए इस्माइल मेरठी ने भी क्या किया कि अपनी जो नज़में थी, जो शायरी थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए, किस लिए कि ताकि बच्चे तालीम याफ्ता हो सके, उनकी तरबियत हो सके, ठीक। अगला पॉइंट देखिए आपके सामने पेश है कि इस्माइल ने सादा और सलीस ज़बान में उर्दू सिखाने के साथ उन किताबों में अखलाकी मौज़ूआत को इस खूबी से शामिल किया कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के जेवर से भी आरास्ता हो सकें। कि इस्माइल मेरठी ने सिर्फ क्या है, उर्दू शायरी के ज़रिए, उर्दू अदब के ज़रिए सिर्फ उर्दू ज़बान ही लोगों तक नहीं पहुँचाया, बल्कि जो अखलाक है, जो अखलाकी मौज़ूआत पर उन्होंने शायरी की, तो कि ताकि बच्चों का अखलाक बेहतर हो सके, उनकी तरबियत हो सके और बेहतर तरीके से वो मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार सके, बड़ों की इज़्ज़त करना जाने,
چھوٹوں کے ساتھ کیا ہے شفقت کے ساتھ پیش آ سکے. تو یہ اخلاقی جو موضوعات تھے اس کو بھی انہوں نے کیا ہے بہت بہتر طریقے سے اپنی شاعری کے ذریعے کتابوں میں پیش کیا. اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ اسماعیل میرٹھی نے ایسی کئی نظمیں لکھی جو صرف بچوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی بہت ساری نظمیں ان کی ہیں جو کہ بچوں کے لیے ہیں. کہہ رہے کہ اسماعیل کی نظموں کی ہر عہد میں اس کی معنویت اور افادیت برقرار رہے گی. تو اسماعیل میرٹھی کی جو نظمیں ہیں دیکھیے کس سن میں انہوں نے لکھا. آج بھی کیا ہے این سی آر ٹی بک میں جب کبھی بھی آپ پڑھیں گے سب سے پہلا جو جان پہچان، جیسے مثال کے طور پہ سی بی ایس سی بورڈ میں جان پہچان کتاب چلا جاتی ہے اور اب تو دور پاس بھی وہ شامل کر دیا ہے. تو اسماعیل میرٹھی کو کیا ہے جو ان کی نظمیں ہیں اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے اسماعیل میرٹھی کی نظم کو. ٹھیک ہے، تو اس کی جو ان کی نظموں کی جو معنویت اور افادیت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ ابھی بھی کیا ہے برقرار ہے، سالم ہے. ٹھیک، اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ اسماعیل میرٹھی کا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے. کہ اسماعیل میرٹھی کا جو پورا کا پورا شاعری کا کلام ہے وہ کیا ہے کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے. دیکھیے یہ جو آپ کا کانٹینٹ لیا گیا اسماعیل میرٹھی کا کیا ہے گلزار اردو جو 9ویں جماعت کی ہے صفحہ نمبر 33 پہ 33 پہ اس کا پورا تذکرہ ہے. تو جو بھی این سی آر ٹی بک میں دیا تھا میں نے اس حوالے سے کیا ایک پورا کانٹینٹ تیار کیا. ٹھیک، اگلا دیکھیے کہ شاعر کے متعلق بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد تاریخ پیدائش کے اعتبار سے آپ کے سامنے آتے ہیں اکبر الہ آبادی. اکبر الہ آبادی کی پیدائش 1846 میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 1921 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اکبر الہ آبادی کی جو پیدائش ہوئی تھی یہ الہ آباد میں ہی پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، الہ آباد میں ایک جگہ ہے بارہ کر کے. ٹھیک ہے، تو اسی جگہ پر ان کی پیدائش ہوئی تھی. دیکھیے ان کے متعلق کہ سید اکبر حسین نام ہے اور اکبر تخلص تھا. ٹھیک، سید اکبر حسین ان کا پورا نام ہے اور اکبر ان کا تخلص ہے. ان کے والد کا نام سید تفضل حسین ہے. یہ تفضل حسین یاد رکھیے گا کیونکہ اکثر یہ پوچھ لیتا ہے کہ سید تفضل حسین کن کے والد کا نام ہے. ٹھیک، تو آپ یہ یاد رکھیے گا سید تفضل حسین کن کے والد کا نام ہے اکبر الہ آبادی کے والد کا نام ہے. دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے کہ ان کے بیٹے تھے. ٹھیک، اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ 12 ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے تھے. اکبر کیا ہے اکبر الہ آبادی کہ جو 12 ہے ضلع الہ آباد میں پڑتا ہے تو وہیں پہ یہ ان کی پیدائش ہوئی تھی. اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ اکبر نے ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سے حاصل کی. کہ جیسے اسماعیل میرٹھی نے کیا ہے کہ گھر پہ ہی تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے کیا ہے کہ فارسی زبان میں انہوں نے سیکھا اور انگریزی بھی سیکھا اور پھر انجینئرنگ بھی پاس کیا انجینئرنگ بھی کیا. لیکن کیا ہے کہ اکبر نے کیا ہے کہ ابتدائی تعلیم بیسک جو تعلیم جو شروعاتی تعلیم انہوں نے کیا ہے اپنے گھر پہ اپنے والد محترم سے تفضل حسین صاحب سے انہوں نے حاصل کی اور سیکھا. اگلا پوائنٹ کہ اکبر بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، خصوصاً ریاضی سے ان کو بیحد شغف تھا. شغف مطلب کہ ایک طرح سے یہاں پہ لگاؤ، ہاں کسی چیز سے کسی کو شغف ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، رجحان اس کی طرف اس انسان کا جھکاؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ریاضی میتھس کی طرف کیا ہے حساب کتاب میتھس کی طرف ان کا رجحان شروع سے ہی تھا. ٹھیک ہے، تو اور بچپن سے ہی کیا تھے یہ ذہین تھے، بہت ذہین تھے. تو ریاضی کیا ہے ان کا سب سے بہترین اور انٹرسٹڈ سبجیکٹ تھا. اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ 1855 میں اپنے خاندان کے ساتھ الہ آباد چلے آئے. 1855 میں یہ اکبر الہ آبادی کیا ہے الہ آباد شہر چلے آئے. اگلا پوائنٹ کہ الہ آباد میں پہلے مکتب اور پھر جمنا مشن اسکول میں داخل ہوئے. سب سے پہلے انہوں نے مکتب جو مدارس ہوتے ہیں مدارس میں جو مکتب اسکول ہوتا ہے تو کیا ہے وہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی. پھر جمنا مشن اسکول میں داخل ہوئے لیکن 1857 کے انقلاب کے باعث تعلیم جاری نہ رکھ سکے. 1857 کو جو پورا کا پورا انقلابی دور جو تھا جہاں سے شروع ہوا آزادی کے لیے تو کیا ہے اس دور میں بہت حالات ہندوستان کے بیکار ہوتے چلے گئے. ہاں تو اس وجہ سے کیا ہے کہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے. اگلا پوائنٹ کہ اکبر ملازمت کی ابتدا عرائض نوسی سے کی. دیکھیے عرائض کیا ہے عریضہ کی جمع ہے. کیا ہے عریضہ کی جمع ہے. عریضہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ چٹھیاں یا خطوط نگاری. تو
तो आराइज नोसी मतलब क्या हो गया, खतूत निगारी, ठीक है, ये याद रखिएगा, खतूत, 1 सेकेंड, खतूत निगारी, ठीक है। खतूत निगारी को क्या कहते हैं, अराइज कहते हैं, अरीज़ा की जमा अराइज है, ठीक है। तो चिट्ठी लिखने का इन्होंने क्या है, इन्होंने वहीं से अपनी लिखने का इन्होंने शुरुआत की, ठीक है, अराइज नोसी से। तो चिट्ठी या आप यूँ कहें कि खतूत निगारी, ठीक है। कुछ मुद्दत के बाद इलाहाबाद ज़िले में नायब तहसीलदार हो गए, कुछ मुद्दत बाद, कि कुछ अरसे बाद क्या है कि ये जो इलाहाबाद का तहसील था वहाँ पे नायब तहसीलदार हो गए। हाई कोर्ट की वकालत का इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा अख्तियार किया, कि हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ, इम्तिहान हुआ, तो इस इम्तिहान में ये पास हुए, तो फिर क्या वकालत का पेशा इन्होंने अख्तियार किया। फिर क्या कि अकबर मुंसिफ के ओहदे पर भी मामूर रहे। मुंसिफ मतलब कि, मुंसिफ का मतलब क्या होता है, मुंसिफ का अगर देखा जाए मतलब तो आदिल होता है, अदल करने वाला, और अदल कौन करता है, जो जज होता है, ठीक है। दुनियावी निज़ाम के एतबार से अगर देखा जाए तो मुंसिफ कौन होता है भाई, जो आदिल बादशाह होते हैं, या फिर क्या है कि इस दौर में देखा जाए तो जो मतलब कि ये क्या है, एक तरह से कहा जाए कि जज का भी ओहदे पर ये फायज थे, और ठीक। 1894 में अकबर को हुकूमत से खान बहादुर का ख़िताब मिला। ये याद रखिए कि इनको अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का ख़िताब मिला है, और किस सन में मिला है, 1894 में मिला है, ठीक। ये बात याद रखिए कि अकबर को भी खान बहादुर का ख़िताब मिला है, लेकिन किस सन में मिला है, ये भी याद रखें कि 1894 में मिला है, ठीक। अगला पॉइंट है कि 1903 में कब्ल अज़ वक्त पेंशन लेकर इल्मी ज़िंदगी बसर करने लगे। कब्ल अज़ वक्त क्यों लिखा गया है, इसके लिखने की वजह है कि देखिए पेंशन मिलने की एक वक्त मुतय्यन होती है कि आप इतने साल जॉब किए, तो जॉब की रिटायरमेंट के बाद क्या है आपको पेंशन मिलेगा, ठीक। तो ये क्या कि जो वक्त मुतय्यन था उससे पहले ही इन्होंने पेंशन लेकर अपने जो ओहदा था उस ओहदे से ये दस्तबरदार हो गए, और इल्मी ज़िंदगी क्या है बसर कर गुजारने पर इन्होंने अपने आप को आमादा कर लिया। तो 1903 में, ये देखिए 1903 में इन्होंने पेंशन क्या है कब्ल अज़ वक्त ले लिया, और इल्मी ज़िंदगी गुजारने के लिए ख़ुद को आमादा कर लिया। अगला पॉइंट कि अकबर की ज़िंदगी, अकबर इलाहाबादी की ज़िंदगी का आखिरी ज़माना ज़हनी और जिस्मानी तकालीफ और परेशानियों में गुज़रा है, कि अकबर की जो ज़िंदगी थी, अकबर इलाहाबादी की जो आखिरी ज़िंदगी थी आखिरी वक्त में, तो क्या कि वो ज़माना इनका ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर पर बहुत तकालीफ से इन्होंने ज़िंदगी अपनी गुजारी है, बहुत से मसाइब का सामना इनको करना पड़ा है। अगला पॉइंट है कि 75 वर्ष की उम्र में अकबर का इंतकाल हो गया। कितने साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। तो 75 साल की उम्र में कैसे, देखिए इनकी पैदाइश क्या है 1846 है, ठीक, और इनकी वफ़ात हुई है 1921 में, ठीक, 1921 में, ये देखिएगा 1921 में। तो इस तरीके से इन्होंने 75 साल की ज़िंदगी पाई थी, ठीक, 75 साल की ज़िंदगी इनको मिली थी। तो 75 साल क्या है ये बाहयात रहे, ठीक। फिर क्या करें, अगला पॉइंट आपके सामने है कि अकबर ने शायरी की इब्तिदा गज़ल गोई से की थी, कि शायरी की जो इब्तिदा की थी, अगर याद रखिए कि अगर पूछा जाए कि अकबर ने शायरी की इब्तिदा किस सिनफ से की थी, तो गज़ल, सिनफ गज़ल से की थी, ठीक है। अकबर ने कलाम में इस्लाह ग़ुलाम हुसैन वहीद से ली। देखिए जो भी शायर होते हैं तो वो शायरी करने से पहले अपने या इब्तदाई ज़माने में जब शायरी सीखते हैं और करते हैं, तो कोई ना कोई उनका शायरी में उस्ताद होता है जिससे वो इस्लाह लेते हैं, ठीक है, सजेशंस लेते हैं। तो उससे इस्लाह इन्होंने किससे लिया, ग़ुलाम हुसैन वहीद से लिया। यह देखिएगा कि अकबर ने कलाम में जो अपने शायरी में इन्होंने इस्लाह ली, किन से लिए, ग़ुलाम हुसैन वहीद से ली, जो आतिश के शागिर्द थे, ठीक है। ग़ुलाम हुसैन वहीद क्या है, आतिश के शागिर्द थे और अकबर के उस्ताद थे, ठीक।
اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ اکبر کے کلام میں غزلوں کی تعداد کافی ہے، لیکن ان کی انفرادیت کمال ان کے طنزیہ اور مزاحیہ شاعری میں نمایاں ہے۔ کہ اگر آپ دیکھیں گے تو اکبر کے کلام کیا ہے کہ اکبر کے کلام میں غزلوں کی تعداد بے انتہا ہے، لیکن جس وجہ سے یہ پہچانے جاتے ہیں کہ وہ ہے کہ یہ جب شاعری کرتے ہیں یا کسی کے اوپر کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں طنز زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی نہ کسی کا تمسخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ اکبر کی شاعری محض ہنسنے ہنسانے کا ذریعہ نہیں ہے، کہ جب وہ طنز و مزاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شاعری میں، تو صرف یہ نہیں کہ آپ کو وقتی طور کے لیے آپ دکھی ہیں، ان کی شاعری سن کر آپ ہنس رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں اصلاح ہوتی ہے۔ ہم کسی کو تنقید کرتے ہیں نا کہ آپ یہ کام ایسے صحیح نہیں کر رہے ہو، تو صحیح نہیں کر رہے ہو، یہ بات کہنے کی پیچھے کہنے گئے کہ آپ صحیح کام کریں، اس کام کو اس طریقے سے، اس میتھڈ سے، اس طریقے کار کو اختیار کریں تو ہو سکتا ہے کہ بہتر کر لیں۔ تو اس کی اصلاح کے لیے کیا ہے، کبھی انسان تنقید کرتا ہے، اور تنقید اسی کرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے۔ ہر انسان کو کوئی تنقید نہیں کرتا ہے، کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا ہے، جو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں اسی پہ تنقید کی جاتی ہے، اس کو سکھانے کے غرض سے، تاکہ وہ انسان اگلی بار بہتر طریقے سے کام کو کرے، ٹھیک۔ تو تنقید جو کرتے تھے، جو تمسخر یا طنز کرتے تھے، تو اس طنز کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تاکہ ان لوگوں کی اصلاح ہو سکے جن پہ وہ طنز کر رہے ہیں۔ تو اصلاح قوم کے لیے انہوں نے کیا ہے، یہ طنز کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ہنسی مذاق کے لیے کیا ہے لوگوں کو کہ دل کو خوش رکھنے کے لیے، مسرت حاصل کرانے کے لیے یہ کام کرتے، بلکہ اصلاح کے غرض سے یہ طنز کرتے تھے۔ نئی نسل کی اپنی ذہنی، اپنی مذہبی اور تہذیبی روایت سے بیگانگی، نوجوانوں کی بے راہ روی، عورتوں کی بیجا آزادی خصوصیت کے ساتھ اقبال کا طنز کا نشانہ رہا۔ اور دیکھیے جو طنز کے نشانے کون تھے، کہ جو نئی نسل آ رہی ہے اپنی مذہبی اور تہذیبی روایت سے بیگانگی، کہ جو نئی نسل آ رہی ہے مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو تہذیب، قدیم تہذیب، جو روایت چلی آ رہی ہے اس روایت سے یہ لوگ ہٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس روایت کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے، تو جو ان سے بیگانگی ہے، جو اس علیحدگی اختیار کر لیا ہے، تو ایسولیٹڈ ہو رہے ہیں یہ لوگ، تو اس کی وجہ سے اس پہ انہوں نے اپنی نئی نسل، آنے والی نسلوں پر تنقید کیا۔ نوجوانوں کی بے راہ روی، کہ نوجوان کیا ہے، بے راہ روی ہیں، ایسے طریقے کو اختیار کر رکھا ہے انہوں نے، ایسے راستے پہ چل رہے ہیں کہ جو کیا ہے کہ راستہ ظلمت کی طرف جا رہا ہے، اندھیرے کی طرف جا رہا ہے، تعلیم سے دوری ہو رہی ہے، اور ان پڑھ کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ لوگ غلط راستے کو اختیار کر رہے ہیں، بے راہ رو ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے نوجوانوں پہ بھی تنقید کیا۔ عورتوں کی بیجا آزادی، دیکھیے صرف آزادی انہوں نے نہیں لکھا ہے، بیجا آزادی، عورتوں کو آزادی دو، لیکن ایک حد تک، کہ اگر آپ عورتوں کو ہر اعتبار سے چھوڑ دیں گے، آزادی دے دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور قدم اٹھا لے، یا معاشرے میں برائی کا سبب ہو جائے، یا غلط طریقے سے لوگ اس کو متعارف کرائیں کہ اس طریقے کی چیزیں۔ تو آزادی تو ٹھیک ہے، آپ تعلیم میں ان کو آگے بھیجیے، آپ نوکریاں ان کو دیجیے، لیکن آزادی کی ایک حد ہونی چاہیے، یعنی کہ ہر چیز میں آپ آزادی دے دیں کہ وہ آپ کے لیے ہی کیا ہے، مضر ہو جائے، مہلک ہو جائے۔ تو بیجا جو آزادی ہوتی ہے عورتوں کی، اس کے کیا ہے، یہ خلاف تھے۔ تو کیا ہے کہ اکبر نے ان لوگوں کو طنز کا نشانہ بنایا، ٹھیک۔ یہ مت سوچیے کہ میں بھی عورتوں کی آزادی کے خلاف ہوں، بس جو انہوں نے چیزیں کہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے کوئی بھی چیز، وہ عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی چیز ایک حد ہوتی ہے، اگر حد کو انسان حد کے اندر رہ کے کام کرتا ہے تو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں، جب حد کو تجاوز کرتا ہے، اپنے دائرہ اختیار کو پار کرتا ہے، تو وہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے۔ تو حد کے اندر رہ کر ایک انسان آزاد ہے، کہاں تک، اپنے حدود تک ہی۔ جب آپ اپنے حد کو پار کر کے اپنی آزادی کا استعمال کریں گے تو وہ غلط طریقے سے ہو جائے گا، آپ دوسروں کی آزادی کو سلب کر رہے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ اکبر کے یہاں شیخ بدھو، جمن، کلو، اونٹ، ٹٹو، گائے جیسے الفاظ نئی موضوعوں کے ساتھ سامنے آتی ہیں، کہ جو الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایک نیا میننگ آپ کو نظر آئے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اکبر نے انگریزی الفاظ سے بھی خاطر خواہ فائدہ اٹھایا ہے، کہ جب آپ اکبر الہ آبادی کی نظمیں پڑھیں گے، غزلیں پڑھیں گے، تو کہیں نہ کہیں ان کی شاعری میں آپ کو
इंग्लिश के भी अल्फाज नज़र आएंगे। मुझे एक शेर थोड़ा सा ज़हन में याद नहीं आ रहा है कि, खैर चलिए शायद आखिरी क्लास ख़त्म होते होते अगर याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगला पॉइंट कि अकबर का जो कलाम है, जो उनकी शायरी है, क्या है, कुल्लियात अकबर के नाम से 4 हिस्सों पर शाये हो चुके हैं या 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये देखिए कि कुल्लियात अकबर कितने हिस्सों पर, 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है और 4 हिस्सों में शाये हुई है। अब अकबर इलाहाबादी की क्या है नज़्में देख लीजिए। तालिम निस्वा, बरक़े कलीसा जो 1907 में शाये हुई थी, ठीक। जलवा दरबार दिल्ली, ठीक है, जलवा दरबार दिल्ली, ठीक है, ये भी इनकी एक नज़्म है। मदरसा अलीगढ़, ये तो इस बार के नेट में ही पूछा था कि मदरसा अलीगढ़ किन की नज़्म है, ठीक है, तो ये आपके अकबर इलाहाबादी की है। गांधी नामा, ये भी नज़्म है। मुस्तकबिल, ये तो आपके NCERT के बुक में भी शामिल है। बरक़े कलीसा भी शामिल है, ठीक है। दूर कोहे लब साहिल से, जो गुज़री एक मौज, ये भी एक है। कायम तो उस्तवार भी है, एक नज़्म ये है। दरिया की रवानी, ये जो नज़में हैं ये क्या है आपके सामने पेश है, इसको आप ज़हन में रखिएगा। तालिम निस्वा इनका बहुत मशहूर है। बरक़े कलीसा जो 1907 में आया था ये तो बहुत मशहूर। जलवे दरबार दिल्ली ये भी मशहूर है। मदरसा अलीगढ़ ये भी मशहूर है। मुस्तकिल, ये सब क्या है ऊपर के 4-5 इनकी बहुत मशहूर नज़में हैं। हवाले के तौर पे देख लीजिए किन किताबों से कंटेंट तैयार किया गया है। गुलज़ार उर्दू जो 9वीं जमात की है 36 पेज पे इनका तज़किरा है। और नवाए उर्दू जो 10वीं जमात की है 129 नंबर पेज पर इसका तज़किरा है। गुलिस्तान उर्दू जो 11वीं जमात की है और 178 सफ़ा पर इनका तज़किरा किया गया है। तो आप हवाले के तौर पे इन किताबों को आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब अगले देखिए जो शायर हैं आपकी किताब में, वो है शौक़ किदवाई। शौक़ किदवाई की पैदाइश हुई थी 1853 में और इनकी वफ़ात हुई है 1928 में, ठीक। ये देखिएगा 1928 में इनकी वफ़ात हुई थी। कह कि शेख अहमद अली, शेख किदवाई का असल नाम क्या है, शेख अहमद अली, और शेख कह रहे हैं शेख अहमद अली इनका नाम था और शौक़ तखल्लुस था, ठीक है। शौक़ किदवाई का असल नाम क्या था, शेख अहमद अली नाम था और शौक़ इनका तखल्लुस था, ठीक है, ये देखिएगा। अगला पॉइंट कि कस्बा जगौर ज़िला बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। ये देखिए कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, ठीक है, 1853 में। किस में? 1853 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1853 में। कहाँ पे? ज़िला बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। कह कि शौक़ बदायूं और रामपुर में तालीम हासिल की। शौक़ किदवाई जो थे बदायूं शहर और रामपुर में इन्होंने तालीम हासिल की। और शौक़ का क्या नाम था? शेख अहमद अली। यह देखिएगा शेख अहमद अली नाम था। अगला पॉइंट देखिए कि शौक़ लखनऊ में एक अखबार आज़ाद निकाला इन्होंने, कि लखनऊ में इन्होंने एक अखबार निकाला। उस अखबार का क्या नाम था? आज़ाद निकाला। और आज़ाद कहाँ से निकाला ये भी याद रखिएगा, लखनऊ से निकाला आज़ाद इन्होंने। शौक़ लखनऊी ने एक अखबार निकाला, कहाँ से लिखा? शौक़ लखनऊ में एक अखबार निकाले, कहाँ से? लखनऊ से। उस अखबार का क्या नाम था? आज़ाद। आज़ाद क्या है? अखबार है, ठीक है, जो लखनऊ से निकलता था। शौक़ निकालते थे शौक़ किदवाई साहब। अगला पॉइंट आपके सामने पेश है कि प्रतापगढ़ और भोपाल में मुख्तलिफ़ ओहदों पर फायज़ रहे, कि प्रतापगढ़ में और भोपाल में क्या है, ये मुख्तलिफ़ ओहदों पर ये फायज़ रहे। जो अगला पॉइंट है कि शौक़ किदवाई फितरी शायर थे। देखिए यहाँ पे फितरी शायर मैंने एक क्लास में बताया था। फितरी शायर, यहाँ पे जो फितरी शायर है, जो फितरत के मनाजिर हैं, जो नेचुरल ब्यूटी है, या जो हकीकतन जो चीज़ क्या है एग्जिस्ट कर रही है, उस पर इन्होंने शायरी की। अच्छे मौसम हो गए, दरख्त हो गए, मौसम, नदी नालियाँ, क्या दरियाएँ, ठंडी गर्मी का मौसम, सर्द का मौसम, या मौसम ख़िज़ां हो गया, ये सब क्या मौसम बहार हो गया, इन सब का जो ये तज़किरा करते ये वाले नेचुरल, ठीक है, फितरी शायर। शौक़ किदवाई को ज़बान और बयान पर कुदरत हासिल थी, ठीक। कह रहे हैं कि शौक़ ने ज़्यादातर मसनवियाँ लिखी। ये लाइन याद रखिएगा कि शौक़ ने ज़्यादातर क्या है?
मसनवियाँ लिखी जिसमें कुदरती मनाजिर जैसे दरख्त, फूलों, पहाड़ों के मनाजिर बहुत उम्दगी से बयान किया गया है। देखिए कि दरख्तों का बयान किया, फूलों का बयान किया, फलों का बयान किया, पहाड़ों का बयान किया, नदियों का इन्होंने बयान किया, उस पर तस्करा अपनी नज़मों में और शायरी में बयान किया। तो इन सब मनाजिर जो थे उनको इन्होंने बेहतर तरीके से, बहुत उम्दे तरीके से अपनी शायरी में बयान किया है, तो इसलिए इनको फितरी शायर भी कहा जाता है, फितरी शायर। ठीक है, ये जो आपका कंटेंट तैयार किया गया है ये हवाले के तौर पे गुलजार उर्दू जो है नवी जमात की सफ़ा नंबर 39 पे इसका तस्करा है। ठीक है, तो शौक़ किदवाई को हमने पढ़ा, अकबर इलाहाबादी को पढ़ा और इस्माइल मेरठी को पढ़ा। तो जो भी निकात आपको पेश किए गए हैं आप उसको याद रखिएगा। ठीक, देखिए अकबर इलाहाबादी के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक बार सवाल भी आया था कि कौन से ऐसे शायर हैं जो अलीगढ़ तहरीक की मुखालिफत की, तो उसमें अकबर इलाहाबादी का नाम आया था। तो अकबर इलाहाबादी क्या है, सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक के मुखालिफ थे। ठीक है, अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक आप कह लें, सर सैयद तहरीक के ये मुखालिफ थे। ठीक है, मुखालिफ थे, ये याद रखिएगा, मुखालिफ थे। ठीक, अच्छा अभी मैंने एक आपको कहा था कि जो अंग्रेज़ी के अल्फाज क्या है, अंग्रेज़ी के अल्फाज देखिए यहाँ पे लिखा भी है, अंग्रेज़ी के अल्फाज खातिर ख़ां क्या है इस्तेमाल करते थे। मुझे शेर क्या है कि जहन में आ गया कि हर्फ पढ़ना पड़ा है टाइप का। देखिए टाइप क्या है आपके, टाइप होता है ना टाइपिंग, हाँ, तो जो टाइप होता है टाइपिंग का, तो उसी में इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि हर्फ पढ़ना पड़ा है टाइप का, पानी पीना पड़ा है पाइप का। देखिए पाइप इन्होंने यूज़ कर दिया, टाइप यूज़ कर दिया। ठीक है, तो ये क्या किस तरीके से इंग्लिश के अल्फाज यूज़ कर रहे हैं आप ख़ुद ब खुद आराम से अंदाज़ा है। तो ये जो अल्फाज अंग्रेज़ी की यूज़ करते थे तो वो तमस्खुर के, मज़ाही के, उसके अंदर मज़ा पैदा करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह अकबर इलाहाबादी के जो भी आपके वो है आप याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में 3 शुअरा को हमने पढ़ा है, इस्माइल मेरठी को, अकबर इलाहाबादी को और शौक़ किदवाई को। तो आप इनको ज़हन नशी रखें, इंशाल्लाह जब 10 शुअरा हो जाएंगे तो आपके सामने MCQ पेश किया जाएगा, इन्हीं पर मबनी होगा। तो चीज़ों को आप पढ़ते रहिए और कैसी वीडियोस आपको लग रही है, कंटेंट क्या है। एक में हमने 3 शुअरा को शामिल किया है, बहुत शॉर्ट वीडियो भी बहुत अच्छी नहीं लग रही है बनाकर, बहुत वक्त भी इसमें ज़ाया हो रहा है, वक्त बहुत करीब है, BPSC का आपका पेपर होने वाला है। ठीक, आप उसकी तैयारी करें या DSSB की तैयारी करना चाहते हैं आप, उसमें भी ये काम आएगा। NCERT कुतुब के हवाले से आप हवाले के तौर पे भी जो किताबें हैं उसको भी देखते रहिएगा। ठीक है, और जो भी कमेंट्स हो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे, और जो भी चीज़ें हो आप कमेंट में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ और जो बेहतर होता है मैं उसको सही करने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।